करते हैं। मैं बात कर रही थी वाक्य रचना पर। और वाक्य रचना के अंतर्गत हमने अभी तक वाक्य के नियम पढ़े हैं। वाक्य के नियमों में मैंने बताया कि कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया कब कब परिवर्तित होगी। तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है? कारक। वाक्य के नियम पढ़ते समय हमें वाक्य के नियम पढ़ते समय कारक चिन्हों का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? कारक चिन्ह का। ठीक है। कब कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, और उस कारक चिन्ह के प्रयोग से कर्ता और कर्म कैसे प्रभावित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो उसी में हमने देखा था कि यदि ने कारक चिन्ह आ जाता है कर्ता के साथ, तो हमारी क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित होने लगती है? कर्म पद के अनुसार। और यदि ने अर्थात कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह और कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो हमारी क्रिया किसके अनुसार होती है? सदैव कर्ता के अनुसार। ठीक है। तो ये हमने देखा था, अगर ने प्रयोग हो रहा है तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी, और यदि ने और को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। और यदि कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग है तो भी हमारी क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। कर्म क्या होगा? कर्म कारक चिन्ह रहित होगा, इसके साथ कारक चिन्ह नहीं होगा। ठीक है। ये चीजें हम पिछले नियमों में देख चुके हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो ये आप लोगों ने पिछली क्लास यदि देखी होगी तो उसमें आपने ये नियम समझे होंगे, वाक्य के नियम। ठीक है। तो वाक्य के नियम में ये ध्यान रखना है कि कब हमारी क्रिया कर्ता से प्रभावित होती है, कब कर्म से प्रभावित होती है, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहे हैं? हमारे कारक चिन्ह निभा रहे हैं। अब उससे आगे के नियम की बात करते हैं, तो उसके आगे के नियमों को हम एक बार देख लेते हैं। उसमें आगे के नियमों में ऐसे जो नियम है उसमें हमें ध्यान रखना है कि अ, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कब हमारे वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर समान अर्थ देने के लिए दूसरा शब्द भी प्रयोग कर लिया है, तो वैसे स्थिति में हम कहते हैं कि वाक्य गलत है। तो इसमें एक एक करके हम नियमों को देख लेते हैं। कुछ अन्य नियम या निर्देश: वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते समय व्याकरण संबंधी नियमों का पालन हो। यानी कि कर्ता, कर्म और जो अभी तक हमने वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य देखे, वाक्य के अंग देखे, उन सब के अलावा वाक्य के कुछ नियम हैं जिनके लिए हमें ध्यान रखना होता है। क्या है? वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते समय व्याकरण संबंधी नियमों का हमें क्या करना है? पालन करना है। जैसे वाक्य रचना में अधूरे वाक्य को नहीं रखा जाए। वाक्य रचना में यदि अधूरा वाक्य है तो उसे नहीं रखा जाता, उसे क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। दूसरा वाक्य जैसे राम उपन्यास पढ़, यहाँ पढ़ लिख दिया या उपन्यास पढ़ लिख दिया, तो क्या इससे कोई बोध हो रहा है? या तो हम इसमें उपन्यास पढ़ रहा है वाक्य को पूरा करें, या फिर कर्ता के साथ हम वाक्य हमने कर्म भी ले लिया, हमने क्रिया ले ली लेकिन पूर्ण क्रिया नहीं ली, अर्थात सहायक क्रिया नहीं आई, तो भी वाक्य अधूरा है। ठीक है। ये यही कह रहा है, वाक्य रचना में अधूरे वाक्य को नहीं रखा जाता, और वाक्यांश को भी वाक्य नहीं कहा जाता, ये भी हमें ध्यान रखना है। वाक्यांश का मतलब है जैसे यहाँ परस्पर घनिष्ठ संबंध, ये क्या? परस्पर घनिष्ठ संबंध वाक्यांश हो गया है। यानी तीन शब्द हैं, दो से एक शब्द से अधिक शब्द आ रहे हैं और हमें अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि परस्पर घनिष्ठ संबंध, इससे अर्थ तो व्यक्त हो रहा है लेकिन ये वाक्य का बोध नहीं करा रहा है, तो ये क्या होगा? ये वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। ये क्या होगा? ये वाक्यांश कहला सकता है लेकिन ये वाक्य नहीं कहलाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अधूरे जो वाक्य हैं उनका प्रयोग वाक्य रचना में नहीं किया जाता, वो क्या है? त्रुटि है। नियम नंबर 3 देख लेते हैं। नियम नंबर 3 के अंतर्गत है, वाक्य योजना में स्पष्टता और शब्दों में शैली संबंधी शिष्टता हो। वाक्य योजना में स्पष्टता और शब्दों में क्या हो? शैली संबंधी शिष्टता हो। ये भी ध्यान रखना है कि आप वाक्य किस प्रकार से लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, तो उसके अनुसार वाक्य में आपको अपना क्या देना, ध्यान देना है कि हम जो शब्दों का प्रयोग किया है वाक्य योग्यता के अनुसार है या नहीं है, आकांक्षा के अनुसार है या नहीं। जैसे कि वाक्य के अंग के अंतर्गत पढ़ा था, अंग कौन कौन से थे? वाक्य के 3 अंग बताए गए थे। ठीक है। उसमें महत्वपूर्ण क्या था? आकांक्षा और योग्यता की हमने बात की थी। तो आकांक्षा और योग्यता क्या था?
आकांक्षा और योग्यता के अंतर हमने बताया था। आकांक्षा का मतलब अगर मैं कह रही हूँ राम पढ़ रहा है, वाक्य तो है पढ़ रहा है, लेकिन अगर हम आप प्रश्न करें क्या पढ़ रहा है, तो क्या है, आकांक्षा है कि वाक्य में भी किसी चीज की कमी नजर आ रही है, तो वो क्या है, कर्म पद। ठीक है। योग्यता का तात्पर्य था कि वाक्य के साथ जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द उससे संबंध रखता हो। जैसे आपको वाक्य दिया जाए, मोहन डंडे से, मोहन डंडे से खेत जोत रहा है, तो क्या ये वाक्य सही है? मोहन डंडे से खेत जोत रहा है, तो क्या ये वाक्य सही है योग्यता के आधार पर? क्योंकि खेत जोतने के लिए क्या चाहिए? अब खेत से डंडे का संबंध स्थापित हो रहा है जोतने से? नहीं, बल्कि यहाँ क्या आएगा? यहाँ या तो हम कहेंगे वह ट्रैक्टर टीलर से खेत जोत रहा है, या वह हल से खेत जोत रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ जो ये डंडा शब्द है, ये वाक्य में शब्द की शैली संबंधित शिष्टता को पालन नहीं कर रहा है। दूसरा शैली शिष्टता में क्या आएगा योग्यता के साथ साथ? यहाँ क्या आ जाएगा? हल। शैली शिष्टता में ये भी ध्यान रखना है कि हम लिख रहे हैं मोहन खाना खा चुका है। अब यहाँ हमने कहे, हम बोलने लगे अपनी सामान्य भाषा में, जैसे कहते हैं खाना खा ले, मोहन खाना खा ले, तो क्या ये शिष्टता है? क्या है? मोहन खाना खा लीजिए, ये शिष्टता होगी, ना कि यहाँ खाना खा ले, ये शिष्टता होगी। ठीक है, तो ये क्या है, हमें वाक्य रचना में शिष्ट शैली संबंधित शिष्टता को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द प्रयोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। वहां अपमान सूचक शब्द तो नहीं है कि वाक्य पूरा बोल रहा है कि हमें किसी को सम्मानित करना है, लेकिन वहां आपने सम्मानित करने की जगह शब्द ऐसा प्रयोग कर लिया कि उससे सम्मान नहीं अपमान हो रहा है। जैसे मोहन को विद्यालय में जूतों की माला से सम्मानित किया जाएगा, तो ये सम्मानित कर रहे हो आप जूतों की माला से, या क्या कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो? तो यहाँ जूतों की माला की जगह क्या आना चाहिए? सम्मानित किया जाएगा। तो क्या यहाँ शैली संबंधित शिष्टता है? चलेगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ फूलों की माला आना चाहिए, या नोटों की माला आनी चाहिए। क्योंकि क्या है, शैली शिष्टता नहीं है, सम्मानित किसी को जूतों से नहीं किया जाता, बल्कि किससे किया जाता है? फूल देकर सम्मानित किया जाता है, या उसे कोई उपहार देकर सम्मानित किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि शैली शिष्टता में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, योग्यता का ध्यान रखना है। शैली शिष्टता को अगर हम देखें वाक्य अंग के आधार पर, तो ये कहीं ना कहीं वाक्य की योग्यता की बात करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। नेक्स्ट है नियम नंबर 4, इस पर भी ध्यान दीजिए। वाक्य में शब्दों का परस्पर घनिष्ठ संबंध हो, वही बात है ये जो अभी ऊपर हम कर रहे थे। तात्पर्य यह है कि वाक्य में सभी शब्दों का प्रयोग एक ही काल, एक ही स्थान में और एक ही साथ होना चाहिए। अर्थात अगर मैं कह रही हूँ राम स्कूल में गया और वह कक्षा में पढ़ेगा, तो अब ये क्या कह रहा है कि इनमें परस्पर घनिष्ठता होनी चाहिए। तो क्या ये वाक्य में त्रुटि है? राम स्कूल में गया और वह कक्षा में पढ़ेगा, अगर वह गया है तो हो सकता है कि भी आगे क्रिया करे, तो यहाँ पढ़ेगा अपने आप में सही है। यहाँ आप देखिए वाक्य में सभी शब्दों का प्रयोग एक ही काल में, एक ही काल का तात्पर्य यह है कि अगर यहाँ मैंने गया यानी अभी की बात की है, तो यहाँ अभी का तात्पर्य गया से नहीं गया है, इससे होगा। ठीक है, और वह कक्षा में पढ़ेगा।
या तथा व्याकरण में पड़ेगा, वाक्य को तथा से भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सभी शब्दों का प्रयोग एक ही काल या एक ही स्थान में। अब यहाँ स्थान के आधार पर, ये काल के आधार पर नहीं चलेगा, स्थान के आधार पर। स्कूल में गया है तो कक्षा में भी जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं वह स्कूल में गया और रेलवे स्टेशन पर खेल रहा है, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा वाक्य के अनुसार। ठीक है, वह तो वह स्कूल में है लेकिन वह रेलवे स्टेशन पे खेल रहा है, ये सही हो जाएगा। मैं समझ रहे हो। तो ये भी ध्यान रखना है, नियम नंबर 4, कि वाक्य रचना में ये नियमों के साथ साथ हमें इन नियमों का, ये नियम आपको सीधे तौर पर नहीं बताए जाएंगे, लेकिन इनको हमें ध्यान में रखना होता है जब वाक्य रचना या वाक्य अशुद्धि हमें दी जाती है। अभी वाक्य अशुद्धि के कुछ प्रश्न कराऊंगी, तो उसमें आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, पहले नियम देख लेते हैं। वाक्य में नियम नंबर 5, वाक्य में ध्वनि और अर्थ की संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्वनि और अर्थ की संगति क्या है, यानी कि अगर हम कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो उस शब्द का अर्थ उसी के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए जिसके लिए हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वाक्य में व्यर्थ शब्द क्या है? व्यर्थ का मतलब है अगर हमारा काम किसी एक शब्द से चल रहा है तो उसकी जगह में दूसरा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मोहन को अपने मित्र का अनुकरण करना है। ठीक है, मोहन को अपने मित्र का अनुकरण करना, ये वाक्य मेरे को सही है, लेकिन इसकी जगह अगर मैं कहूँ मोहन को अपने मित्र का अनुकरण करते हुए कार्य करना है, तो क्या इसमें कोई त्रुटि दिख रही है? मोहन को अपने मित्र का अनुकरण करते हुए कार्य करना है। नेक्स्ट प्रश्न इधर लिख देती हूँ, ये स्पष्ट दिखाई देगा। मोहन को अपने मित्र का अनुकरण करते हुए कार्य करना है। इसमें कोई त्रुटि नजर आ रही है? अब इसके आगे एक और वाक्य दूंगी, उसे देखना, वो थोड़ा अलग होगा। मोहन अपने पथ से मार्ग भटक गया। इस वाक्य में बताइए कि इसमें कोई त्रुटि, इन दोनों में किसी में कोई त्रुटि नजर आ रही है? तो यहाँ देखेंगे मोहन को अपने मित्र का अनुकरण करते हुए कार्य करना है। तो यहाँ एक चीज और दिखाई दे रही है, को कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। दूसरी चीज है मित्र का अनुकरण करते हुए, तो अनुकरण करते हुए ये सही है। ठीक है, हालांकि करण का मतलब करना ही होता है, लेकिन यहाँ कॉपी के लिए हुआ कि उसका अनुसरण करना है। ठीक है, करते हुए कार्य करना। अब यहाँ देखिए मोहन अपने पथ से मार्ग भटक गया, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि हमने पथ शब्द भी प्रयोग कर लिया और मार्ग भी, तो ये दोनों एक ही। मोहन अपने पथ से भटक गया, ये अपने आप में काफी है, तो इस शब्द का हमें प्रयोग नहीं करना है, मार्ग शब्द का। तो यदि यहाँ आप देखेंगे, इसमें ये यही कह रहा है कि वाक्य में व्यर्थ शब्द ना आए, व्यर्थ शब्द ना आए, मतलब हमें कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना है जिससे जिससे हमें लगे कि वाक्य में बेवजह हमने उस शब्द का प्रयोग किया है या वाक्य को बढ़ाया है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है व्यर्थ प्रयोग का, जो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था नियमों में।
जब सरनाम पढ़ा रही थी, देखो कौन सा था उसको, वो ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल हुआ इसके लिए। जब आपने कहा था हम्म, मोहन अपने आप अपना कार्य कर लेगा, तो इसमें बताइए कि इसमें व्यर्थ शब्द आया। और यदि मैं कहूँ मोहन आप कार्य कर लेगा, कार्य कर लेगा, अपना कार्य कर लेगा, यहाँ अपना इसके साथ अपना आ सकता है, अपना कार्य कर ले। ठीक है, तो यहाँ जो ये अपने शब्द आया इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, व्यर्थ है। मोहन आप काम कर लेगा, मोहन आप अपना कार्य कर लेगा, ये भी सही है। मोहन आप कार्य कर लेगा, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ अपना लगाने से हो गया कि अपना काम करेगा, आप काम कर लेगा, इसका मतलब है कि किसी और का भी काम हो सकता है। तो यहाँ अपना लगाना है, तो ये इसके लिए आया है। लेकिन यहाँ जो ये अपने आप शब्द है, इसमें अपने जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये व्यर्थता को दर्शाता है। ठीक है, और ये चीजें मैं ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपको पढ़ाया जा रहा है, ये चीजें जब वो आपको वाक्य सरनाम पढ़ा रही थी तब भी मैंने बताया था। निजवाचक सरनाम का प्रयोग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो हमारे जो निजवाचक सर्वनाम है उनमें हमें ये ध्यान रखना है कि उनमें शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो या व्यर्थ शब्द ना आए, इसे व्यर्थ शब्द कहेंगे। ठीक है, इसे पुनरावृत्ति कहेंगे। ये पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति। समान अर्थ वाले शब्द को यदि हम बार बार लिख रहे हैं और वो एक ही जगह वो समान अर्थ दे रहा है, तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति। ठीक है, तो इससे हमें क्या होता है, बचना होता है। तो यहाँ यदि देखेंगे तो वाक्य में व्यर्थ शब्द और नेक्स्ट हम देखेंगे वाक्य में पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए, शब्दों का प्रयोग करते समय औचित्य पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, औचित्य क्या है, मोहन अपने पथ से भटक गया, वहां ये कहने की जरूरत नहीं है मोहन अपने पथ से मार्ग भटक गया, रास्ता भटक गया, रास्ते की आवश्यकता नहीं, पथ ही बता रहा है कि पथ ही क्या बोध करा रहा है, रास्ते का। ठीक है, तो उस शब्द का प्रयोग भी हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कथन में सर्वोत्तम शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। अप्रत्यक्ष कथन में सर्वनाम शब्दों का ध्यान रखना चाहिए कि किसने कहा और किसने कहा, किसे कहा किसने कहा। जैसे राम ने कहा कि मैं आज कार्यालय नहीं जाऊंगा, तो जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हो ना, कि वहां जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो डायरेक्ट में हम देख लेते हैं कि आगे जब इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो हमारा जो वाक्य है वो किस टेंस में चलेगा या किस वे में चलेगा, उसमें जो हमारे प्रोनाउन है वो कौन से प्रयोग होंगे। ठीक है, तो यहाँ यही कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कथन में, अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट जो हमारे कथन है, स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में सर्वनाम शब्दों का ध्यान रखना चाहिए कि किसने कहा और किसे कहा। राम ने कहा कि मैं, तो राम अपने बारे में बात कर रहा है, तो मैं आज कार्यालय नहीं जाऊंगा। अगर यहाँ होता राम ने बताया कि मोहन आज कार्यालय नहीं आएगा, तो यहाँ ये सही। अब वहां कहते राम ने कहा कि आज मोहन कार्यालय नहीं आएगा, वो भी चल जाएगा क्योंकि वहां उसने स्पष्ट कर दिया इस व्यक्ति का नाम। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं, अब यह नहीं कह सकते थे कि राम ने कहा वह आज कार्यालय नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां वह लगाते ही यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। उस सर्वनाम की जगह या तो नाम रखेंगे, नहीं तो फिर जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है और जिसके लिए कह रहा है, जिसे बता रहा है, उस सर्वनाम को बहुत देखकर प्रयोग करना है। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की तरह प्रयोग नहीं करती, जैसे राम ने कहा कि उसे आज ऑफिस नहीं जाना। यहाँ क्या है, यह वाक्य हिंदी भाषा में गलत होगा, इसे सही करने के लिए उसी के स्थान पर मुझे प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने बताया कि यदि यहाँ इसकी जगह राम ने कहा वह आज कार्यालय नहीं जाएगा, तो यहाँ वह लगाते ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि वह से तीसरे प्रश्न का व्यक्ति का बोध हो रहा है, थर्ड पर्सन का बोध हो रहा है, वो थर्ड पर्सन यहाँ कौन है इसकी स्पष्टता नहीं हो रही है। अब उस थर्ड पर्सन की जगह में उसका नाम रखना हो। ठीक है,
तो वह की जगह या उसकी जगह हमें क्या रखना होगा, उस व्यक्ति का नाम रखना होगा, तो वाक्य सही होगा। ठीक है। राम ने बताया तुम स्कूल नहीं जाओगे। अब ये वाक्य क्या सही होगा? देखिए मैंने वाक्य बोल रही हूँ, राम ने बताया कि तुम विद्यालय नहीं जाओगे। तो इसमें कोई त्रुटि नजर आ रही है? त्रुटि है। राम के ने कहा, अब इसकी पता है कि देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, कहा। राम ने कहा कि तुम विद्यालय नहीं जाओगे, चल जाएगा। लेकिन यहाँ कहे राम ने बताया कि तुम विद्यालय, अब यहाँ राम ने बताया कि वह विद्यालय नहीं जाएगा, वह में भी तीसरा प्रश्न आ जाएगा, तो वह की जगह हमें क्या लगाना चाहिए, राम ने बताया कि, ओ सॉरी, हाँ, राम ने बताया कि मोहन आज विद्यालय नहीं जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तुम गलत हो जाएगा, या तो यहाँ मैं आ जाएगा, या मैं की जगह यहाँ वह आ जाएगा। मैं, या मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, या वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, तो भी यहाँ गलत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है इतना? यदि आप समझ गए हैं, ये 8 नियम है, इन 8 नियमों का विशेष ध्यान रखना है। इनमें दिक्कत कहाँ होती है बता देती हूँ। देखिए यहाँ वाक्य होंगे कुछ, जैसे तो शब्द अशुद्धि है, शब्द अशुद्धि का भी ध्यान रखना है। हाँ, ये भी एक नियम निकलेगा, लिख देती हूँ वहीं पर। जब हम ये 8 नियम पढ़ रहे हैं, तो इन 8 के साथ एक 9वां नियम और जोड़ लीजिए। 9वां नियम होगा वाक्य अशुद्धि, वाक्य के अंतर्गत शब्द शुद्धि पर भी ध्यान देना है। शब्द शुद्धि यानी कि शब्द की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, सीधा लिख देती हूँ, शब्द त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इससे क्या हो गया, ये क्यों डबल, वाक्य में शब्द त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि शब्द, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाक्य रचना पर ध्यान देना है, शब्द पर भी ध्यान देना है। हो सकता है कि एग्जामिनर पूरा वाक्य सही लिखे, लेकिन उसमें किसी शब्द की त्रुटि गलत, मतलब शब्द को गलत लिख दे, तो वो शब्द त्रुटि आ जाएगी, उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो 9वां नियम यहाँ पर ये भी है। आप जैसे यहाँ देखोगे, दाल में चिड़िया बैठी है, दाल में चिड़िया बैठती है, दाल पर चिड़िया बैठती है। हम्म, इस वाक्य को देखोगे, दाल में चिड़िया बैठी है, तो अगर इसे जल्दबाजी में पढ़कर जाओगे तो आप इसे गलत करके आ सकते हो। यहाँ क्या है, चिड़िया दाल में नहीं, दाल पर बैठती है, उसके ऊपर बैठती है, उसके अंदर नहीं बैठती। तो यहाँ क्या है, स्थान, स्थान के आधार पर जो हमारा कारक चिन्ह है, वो गलत कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दोनों अधिकरण में आते हैं में और पर, लेकिन में और पर का प्रयोग हमें बहुत ध्यान से करना है। तो इसीलिए स्थान बोधक, ये भी स्थान बोधक, ये भी स्थान बोधक, लेकिन दोनों के स्थान के प्रयोग में अंतर है। चुनाव जीत गए, हमारी श्रद्धा स्वीकार कीजिए। अब ये बताइए, जब हम कह रहे थे कि वाक्य का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है कि सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, व्यर्थ शब्द नहीं आना चाहिए, तो वहां पर देखो ये वाला नियम, अगर यहाँ देखोगे, वाक्य में ध्वनि और अर्थ की संगति पर विशेष ध्यान देना है। तो यदि यहाँ ध्वनि और संगति पर ध्यान देंगे, तो ध्यान दीजिए, आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी श्रद्धांजलि। अब बताइए, श्रद्धांजलि चुनाव जीतने पर दी जाती है या मरने पर दी जाती है? तो यहाँ ये जो शब्द है, ये गलत है, ये संगति नहीं रखता है। आप चुनाव जीत गए, हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। ठीक है। तो ये है अर्थ संगति शब्दों की। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अर्थ संगति। अर्थ किस बात का दे रहा है, प्रसन्नता का दे रहा है, चुनाव जीतने की खुशी का बता रहा है, तो खुशी में बधाई दी जाती है, शुभकामनाएं दी जाती हैं, ना कि श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये अर्थ संगति यहाँ नहीं है। यहाँ जब हमने बधाई शब्द लिखा तो अर्थ संगति आ रही है। ठीक है। गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है, तो बताइए यहाँ गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है,
की कारक चिन्ह क्या सही है? क्योंकि की से किस चीज का बोध हो रहा है? उपन्यास पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है? देखोगे पुल्लिंग शब्द है। गोदान प्रेमचंद का, प्रेमचंद भी पुल्लिंग है। और आगे आने वाला जो हमारा शब्द है उपन्यास, वो भी पुल्लिंग है। गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। ये मामूली मामूली सी त्रुटियां होती हैं। जैसे की है, इस पर आपका ध्यान चला जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ है, इस पर हमें ध्यान रखना है। बेटी पराए घर का धन होता है। तो अब बेटी क्या है? कारक चिन्ह रहित है। इसके आगे कारक होता तो हम देखते हैं कि घर के अनुसार आ गया, लेकिन यहाँ क्या है? घर के सॉरी धन के अनुसार हो आ गई क्रिया, लेकिन यहाँ बेटी के साथ कोई कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ, तो क्रिया किसके अनुसार है? क्रिया बेटी के अनुसार ही होगी, अर्थात कर्ता बेटी पराए घर का धन होती है। ठीक है। मनोहर का मकान श्याम से ज्यादा बेहतर है। अब ये बताइए कि त्रुटि है। मनोहर का मकान, ये कर्ता हो गया, श्याम से ज्यादा बेहतर है। अब बेहतर ही अपने आप को क्या कर रहा है? सुपीरियर दिखा रहा है। ठीक है। तो वैसे स्थिति में ज्यादा शब्द का प्रयोग यहाँ निरर्थक है, इसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। व्यर्थ शब्द है ये किस श्रेणी में जाएगा? ये व्यर्थ की श्रेणी में जाएगा। मनोहर का, क्योंकि तुलना कर रही है, तो तुलना में बेहतर शब्द तुलना को सही बता रहा है, ज्यादा शब्द की आवश्यकता नहीं। मैंने भगवत गीता पढ़ा है। अब भगवत गीता क्या है? पुस्तक है। तो वैसे में, और दूसरी बात है कि यहाँ जो ने लगा है, जैसे कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आया, तो ये हमें पता होना चाहिए हमारी क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म पद के अनुसार आएगी। तो यहाँ मैंने भगवत गीता पढ़ी है। गीता किस चीज का बोध करा रही है? स्त्रीलिंग का। तो पुस्तक किस उसमें रखी जाती है? क्योंकि वैसे भी भगवत गीता क्या पुस्तक है, तो किसका बोध करा रही है? ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। ठीक है। अभी जो मैंने नियम पढ़ाए उसी के अनुसार आप देखेंगे कि वाक्य में कैसे कैसे प्रश्नों पे हमें ध्यान देना और इन वाक्यों का कहाँ प्रयोग होता है। पर्वत का शिखर ऊंचे है। पर्वत का शिखर ऊंचे है या पर्वत का शिखर ऊंचा है? अब यहाँ दो जगह बदलाव हो सकता है। पर्वत का शिखर ऊंचे है, अगर हम ये कहते हैं तो पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। आप पर्वत के शिखर के हो सकते हैं, एक पर्वत में कई सारे शिखर हो सकते हैं। तो यहाँ बेहतर होगा कि हम पर्वत श्रेणी की बात नहीं कर रहे, पर्वत की बात कर रहे हैं, और जब पर्वत की बात करते हैं तो एक ही पर्वत की बात आती है। ठीक है। समूहवाचक की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है? पर्वत ज्यादा बेहतर जो वाक्य बनेगा, पर्वत का शिखर ऊंचा है। ऊंचे की जगह ऊंचा आ जाएगा। हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, यहाँ हम आज्ञा नहीं दे रहे, क्योंकि ये किसी को आज्ञा नहीं दी जा सकती कि हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, बल्कि यहाँ क्या होगा? हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। ठीक है। इसका सही वाक्य ये बनेगा। मैंने कल मुंबई जाना है। अब या तो मैंने कल मुंबई जाना है, ये वाक्य क्या सही लग रहा है? यहाँ जो सर्वनाम शब्द है, क्या वो सही प्रयोग हुआ है? सर्वनाम शब्द यहाँ सही प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ क्या होगा? मुझे कल मुंबई जाना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य देखिए। उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। सॉरी, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। जब बाद की बात कर रहे हो तो फिर का क्या मतलब है? फिर का मतलब तो पुनः से है। तो पुनः की बात तो नहीं करते। यहाँ क्या होगा? उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है। यानी कि किसी का राज्याभिषेक उससे पहले हुआ है, अब उसके बाद जो दूसरा क्रम है वो किसका है? राम का। या हो सकता है कि पहले उनके परिवार में किसी और का राज्याभिषेक कराया गया हो, और उसके बाद दूसरी बात राम की जा रही है। अब यहाँ हम रामायण में नहीं जाएंगे, यहाँ सीधा सीधा आपको समझना है, राम कोई भी व्यक्ति हो सकता है उस आधार पर। वहां चेचक के खतरे का डर है। अब यहाँ देखिए, वहां चेचक के खतरे का डर है। उसमें आपको देखिएगा पुनरुक्ति, किस शब्द में पुनरुक्ति है? तो ये आपको समझना है कि पुनरुक्ति कहाँ है। पुनरुक्ति है वहां खतरे का डर है। खतरे का डर नहीं है, चेचक का डर है।
वहां चेचक का डर है या चेचक फैल रहा है, चेचक के फैलने का डर है। ठीक है, तो यहाँ है या तो हम फैलना शब्द लगाएं या सीधा हम कहें कि चेचक का डर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पुनरुक्ति त्रुटि है। आप क्या आप क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं? क्या ये वाक्य सही है? हमने कहा था कि हमें क्या है, काल संबंधी भी देखना है, शब्दों का संबंध भी देखना है कि वो कैसे प्रयोग किया जाता है। कि हाँ, क्या होगा वाक्य में, ये वाक्य तब सही बन सकता है, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है? ठीक है, आप क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं, इस वाक्य में आपको त्रुटि नजर आ रही है पढ़ने में ही। तो शुद्ध क्या है, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। यानी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग अपने स्थान पर करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द का प्रयोग कहीं पर भी कर दीजिए, बल्कि क्रमबद्धता होनी चाहिए शब्दों के मध्य। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। मौर्यकालीन समय में, अब आप कालीन भी लगा रहे हैं और समय भी लगा रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि काल भी किसको बता रहा है, समय को। मौर्य काल में लोग सुखी थे, या फिर कहिए मौर्यकालीन लोग सुखी थे, में शब्द हट जाएगा। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले वाक्य के अनुसार काम करें इसके, तो यहाँ या तो इन दोनों शब्दों को हटाइए, मौर्यकालीन लोग सुखी थे, या फिर कीजिए मौर्य काल में लोग सुखी थे। दोनों स्थिति हो सकती हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि वाक्य में हमें किस प्रकार से नियमों का प्रयोग करना है, किस तरह से हमें वाक्य शुद्धि की त्रुटि देखनी है। कुछ और वाक्य कल करा दूंगी, लेकिन उससे पहले अभी वाक्य में हमारा एक और टॉपिक बचा है, जिसे हम कहते हैं वाच्य। ठीक है, ये वाच्य क्या है? ये वाच्य, जैसे आप अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हो, ये कुछ उसी तरह से है। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस जो बनाने की क्रिया अंग्रेजी में आप पढ़ते आए हैं, यहाँ उन्हें वाच्य कहा जाता है। ठीक है, उनकी बात कल करेंगे, कल की क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आज जो आपको क्लास कराई है, इन नियमों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उन पर ध्यान देंगे कि हमें करना क्या। प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और जो चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना भी जरूरी होता है, किसी ने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वाच्य। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, वाच्य। तो वाक्य रचना के नियमों को कोई भी हवाबाजी में लेकर नहीं चलेगा। इसे हमें आता है, वाक्य पढ़ के हम कर लेंगे। तो ध्यान रखिए, एग्जामिनर भी आपसे ज्यादा अनुभवी है, और वो अपने अनुभव के आधार पर प्रश्न बनाते समय ये बुद्धि लगाता है कि बच्चा कहाँ जल्दबाजी में प्रश्न को गलत कर सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि जैसे कॉम्पिटिटर आपके बढ़ रहे हैं, ज्यादा प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, उसी आधार पर एग्जामिनर को भी अपनी बुद्धि चलानी है। जब बच्ची जाती है वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर पेपर को बैलेंस करके बनाया जाता है, उसमें ध्यान यही रखा जाता है कि छोटी मिस्टेक बच्चा करे, ताकि वो एग्जामिनर से बाहर हो जाए। वहां आपको नियमों को विशेष ध्यान रखना होगा, और वाक्य पढ़ते समय नियमों पर, कारक चिन्ह पर आपको ध्यान देना होगा। एक भी शब्द इधर से उधर हुआ, कार्य जो आपका वाक्य है, वाक्य रचना की व्यवस्था बिगड़ी, तो आपका जो प्रश्न है वो गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वाक्य रचना के ये नियम समझ में आए होंगे। मैंने कम से कम 4 या 5 दिन में वाक्य रचना के नियम कराए हैं, और कल वाक्य रचना से जुड़ा हुआ एक और हमारा टॉपिक होगा वाच्य, और इसके बाद हम पढ़ेंगे काल। ठीक है, तो आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर। सभी को नमस्कार, और अपना ध्यान रखिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। फिर से बता रही हूँ कि एग्जाम की डेट यूपीएसआई वालों की अचानक आएगी, तो वो ये सोचकर काम ना करें कि जब तिथि घोषित हो गया तब पढ़ लेंगे। तब आपको रिवीजन करना है। 15 दिन का समय मिलता है, 1 महीने का समय मिला है, तो उसमें आपको इतना तैयार इस समय हो जाना है कि अगर एग्जाम की डेट 1 महीना पहले आती है, तो हम रिवीजन करके अपने अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सके। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। सभी को नमस्कार।